आज नहीं तो कल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा और आप ही 90% मार्क्स लेकर आएंगे, ये मैं कह रही हूँ। नमस्कार बच्चों, एग्जाम बिल्कुल सिर पर है। आप में से अधिकतर बच्चे अब जागे हैं, कोई बात नहीं, जागे तब सवेरा होता है। अब की बार आपके राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है उसमें आप बहुत ज्यादा आराम में आ गए हैं। आप केवल हिंदी साहित्य की बात कर रही हूं मैं, हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में सिर्फ निर्मला भी पढ़कर जाते हैं ना, मात्र निर्मला को यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ जाते हैं तो बेटा जो न्यू पैटर्न है 2022 का, उसके नियम अनुसार आप 100% अंक के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, पूरे 50 नंबर के, क्योंकि 3 प्रश्न आएंगे निर्मला में से और 4 व्याख्याएं आएंगी, 4 व्याख्या और 3 प्रश्न। 3 प्रश्न 15-15 नंबर के 45 नंबर और 4 व्याख्या 10-10 नंबर की 40, यानी कि 85 अंक आपको निर्मला में से दिखेंगे। और अब की बार आपके ऊपर ये कोई बंदिश नहीं है कि अथवा में से एक करना है। अब अथवा में यदि दोनों आते हैं तो आप दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं, व्याख्या में यदि दोनों आते हैं तो दोनों व्याख्या कर सकते हैं। तो निश्चित कर लीजिए कि आपको निर्मला में से 2 तो प्रश्न करके आने हैं और 2 व्याख्या करके आनी है, आपका बेड़ा पार। मैं इस वीडियो में आपको केवल 5 प्रश्न बता रही हूं निर्मला के। उन 5 प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से कर जाइए। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला जिसमें मैंने निर्मला की पूरी कहानी सुनाई है आपको, उस वीडियो को आप चैन से सुन जाइए। यदि आप उस वीडियो को चैन से सुन लेते हैं तो निर्मला की पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने आएगी, फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़े आराम से लिख पाएंगे। पहला प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों के आधार पर निर्मला उपन्यास की समीक्षा कीजिए। आपको निर्मला उपन्यास की पूरी कहानी याद है, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में उसकी पूरी कहानी सुनाई है। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं जो कहानी के में आपने पहले भी पढ़े हैं। क्या क्या होते हैं? कथानक होता है, कथानक के बाद पात्र और चरित्र चित्रण होता है, संवाद और कथोपकथन होते हैं, वातावरण और जो उनका देश काल होता है वो होता है, भाषा शैली होती है और उद्देश्य होता है। ये 6 तत्व हैं। इन 6 तत्वों के आधार पर आप एक-एक पॉइंट उठाते हैं। कथानक में आप निर्मला उपन्यास की जो भी घटनाएं हैं सारी वो घटनाएं बता दीजिए, मैंने कहानी में सारी घटनाएं बताई हैं। फिर पात्र और चरित्र चित्रण में आप मुख्य पात्रों के नाम लिख दीजिए, ये पुरुष पात्र है और ये महिला पात्र है। मुख्य पात्र इसमें जो नायिका है वो निर्मला है और नायक को हम तोताराम को कह सकते हैं। उसके बाद आप मनसाराम, तोताराम और जो नायिका निर्मला है, सुधा है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बता दीजिए और साथ में बता दीजिए कि लेखक ने इसमें दोनों विधियों से चरित्र चित्रण किया है। प्रत्यक्ष मतलब खुद कहकर भी कि ये ऐसा मतलब कर्तव्य परायण है कि ये बहुत सुंदर है निर्मला, इस तरह प्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने चरित्र चित्रण किया है और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब किसी और पात्र के मुंह से कहलवा कर भी, जैसे सुधा निर्मला की बहुत तारीफ कर रही है। तो इस तरीके से आप ये जो उपन्यास के तत्वों के आधार पर निर्मला उपन्यास की समीक्षा से बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर देशकाल वातावरण की बात आती है तो उस समय का जो सामाजिक वातावरण है उसका वर्णन आपके उसमें दे रखा, मैंने बताया भी है। जैसे निर्मला के विवाह के समय क्या वातावरण है, कचहरी का क्या वातावरण है, तोताराम जी के घर का क्या वातावरण है, उनका सुधा के घर का क्या वातावरण है, ये सब इसका वर्णन आप कर सकते हैं। बाजारों का क्या वातावरण है, पंडित जी किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा शैली, तो हिंदी की खड़ी बोली है, उसमें उर्दू के शब्द बहुतायत से हैं, मुहावरा और लोकोक्तियों का बहुत प्रयोग किया गया है, सरल और सहज भाषा है। उसका उद्देश्य बता दीजिए कि जो निर्मला उपन्यास है उसका उद्देश्य सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका पर्दाफाश करके उनका समाधान प्रस्तुत करना, जैसे दहेज प्रथा, बेमेल विवाह और अविश्वास और शक की समस्याएं, समाज में अशिक्षा और अंधविश्वास की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक कलह की जो समस्याएं, उनका पर्दाफाश करके और उनका समाधान करना ही उस उपन्यास का उद्देश्य है। तो इस तरीके से आप उपन्यास के तत्वों के आधार पर निर्मला उपन्यास की समीक्षा कर दीजिए। दूसरा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है निर्मला का चरित्र चित्रण। निर्मला का चरित्र चित्रण आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उनकी पूरी कहानी आप पढ़ चुके हैं। आप देखो बता सकते हैं निर्मला अपूर्व सुंदरी है, बार बार सुधा उसकी तारीफ कर रही है, खुद को निर्मला जब सब संवर के शीशे के सामने खड़ी होती है तो उसके मन में क्या भाव आते हैं, मैंने कहानी में ये सारी बातें बताई हैं। फिर आप बताएंगे निर्मला बहुत समझदार है, विवेकशील है, सहनशील है, पतिपरायण है, उसमें मातृत्व की भावना है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाली है, उसमें सामंजस्य की क्षमता है। ये सारी जो बातें हैं, वो आभूषण प्रियता है, उसके अंतर कर्तव्य वो मतलब जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का वहन करती है। इस तरीके की सारी बातें आप उसमें उसकी चरित्र की बातें बता देंगे। तीसरा प्रश्न आता है, निर्मला उपन्यास में वर्णित समस्याओं पर विचार प्रस्तुत करते हुए उनके समाधान सुझाव दीजिए। देखो निर्मला उपन्यास में जो सबसे बड़ी समस्या है वो दहेज प्रथा, फिर बेमेल विवाह, फिर अविश्वास और शक की। इसके साथ कुछ गौण समस्याओं पर भी विचार किया गया है, जैसे अशिक्षा,
अंधविश्वास, पारिवारिक जो कलह है, जो धार्मिक आडंबर है, बच्चों को के प्रति जो बच्चों का जो पालन पोषण की परिस्थितियां हैं, ये सब चीज इसमें बताई गई है समस्याएं। तो आप समस्याएं बताइए और उसका समाधान बताइए। कि जैसे दहेज प्रथा का सीधा समाधान बताया है कि जो सुधा है वो अपने देवर से निर्मला की छोटी बहन कृष्णा की शादी करवा देती है। जब तक युवा सामने नहीं आएंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चौथा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में निर्मला उपन्यास का विशेष स्थान है। इस कथन के प्रकाश में उपन्यास के कथानक की विशेषताएं बताइए। आपको क्या करना है, सबसे पहले निर्मला उपन्यास का थोड़ा सा परिचय देना है और परिचय देने के बाद उसका कथानक बताना है। कथानक मतलब उसकी घटनाएं बतानी है, फिर कथानक की विशेषताएं बता देनी है कि हमारा कथानक कैसा है। जो हमारा कथानक है वो मौलिक है, उसमें नवीनता है, उसमें संभाव्यता है, मतलब वो कोई ऐसी काल्पनिक चीज नहीं लिख रही है, यथार्थता है, घटनाओं का संगठन बहुत अच्छी तरीके से, समन्वय बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, आकर्षक है, उसमें जिज्ञासा की भावना है। जब हम रोचकता है, जब उस उपन्यास को हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर छोड़ नहीं पाते जब तक उसका अंत नहीं हो जाता, और उद्देश्य निष्ठ इसका कथानक है। जैसे कथानक की विशेषताएं बता दीजिए। फिर जो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो निर्मला उपन्यास के शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए उपन्यास की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो निर्मला उपन्यास का शीर्षक निर्मला क्यों रखा, क्योंकि ये जो उपन्यास है वो चरित्र प्रधान उपन्यास है, नारी समस्या प्रधान उपन्यास है, और इस उपन्यास की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब निर्मला के चारों तरफ ही घूमते हैं। उपन्यास निर्मला की गतिविधि से शुरू हो रहा है कि जो निर्मला है वो छत पे बैठी हुई सोच विचार पे बैठी हुई है कि उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन वो बहुत चिंतित है, वो बहुत गंभीर हो गई है, उसकी सारी चंचलता समाप्त हो गई है। यहां से ही निर्मला उपन्यास प्रारंभ होता है और विभिन्न घटनाएं निर्मला के चारों तरफ ही घटती है, और अंत में जाके जो उपन्यास खत्म भी होता है निर्मला की मृत्यु पर, कि निर्मला की मृत्यु हो चुकी है। प्रश्न उठ रहा है कि इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, तोताराम उसी वक्त वहां प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो शीर्षक है निर्मला वो इस उपन्यास का बिल्कुल सटीक है। देखो शीर्षक की क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहले कि वो जो मूल संवेदना उससे समन्वित हो, तो मूल संवेदना से समन्वित है। दूसरी आप देख रहे हैं संक्षिप्त है, रोचक है, जिज्ञासा को पैदा करने वाला है। तो इस तरीके से आप शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। और दूसरा पॉइंट आप बता दीजिए उसकी मूल संवेदना। मूल संवेदना में आप वही उद्देश्य की बात बताएंगे, वही दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, वही शक और अविश्वास, अशिक्षा और अंधविश्वास, पारिवारिक कलह, वही चीजें आप बताएंगे कि इन समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना ही प्रेमचंद की इस उपन्यास की मूल संवेदना है। तो ऐसे इन पांचों प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ पैराग्राफ बता रही हूं जो निर्मला उपन्यास में आपके व्याख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं संक्षिप्त में इनके बारे में बस इतना बता दूंगी कि ये कौन किसने कहा है, क्या कहा है, फिर आप इसी पैराग्राफ को समझाकर आराम से लिख सकते हैं। लेकिन व्याख्या लिखते समय ध्यान रखना, मैंने आपको व्याख्या का एक वीडियो दिया है कि गद्य की व्याख्या कैसे करते हैं, कि सबसे पहले संकेत सूत्र लिखना है, फिर उसका संदर्भ लिखना है, फिर उसका प्रसंग लिखना है, फिर उसकी पूरी जो विश्लेषण है वो विश्लेषण करना है, और फिर उसकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। तो उसी तरीके से आप करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर संकेत भर कर रही हूं और इसकी व्याख्या आप अच्छे से लर्न कर जाइए। पहली व्याख्या है, मात्र प्रेम में कठोरता होती थी लेकिन मृदुता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी पर वह कठोरता ना थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। बालक का करुण क्रंदन रोदन निर्मला को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा। यदि आपको मेरी कहानी याद है तो बेटा ये जो पैराग्राफ है वहां से लिया गया है कि जब तो तोताराम है वो अपने छोटे बेटे जियाराम पर बहुत क्रोधित हो जाता है कि जब वो जियाराम झूठ बोल देता है कि माँ तो हमारे कान काटने की बात करती है, तो निर्मला कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो जियाराम सियाराम पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उसके कानों मेड़ देता है और उसकी पिटाई लगा देता है। तो बच्चा बहुत देर रोने लग जाता है। निर्मला उस बच्चे के रोने को देख नहीं पाती है और वो उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है और उसको प्यार करने लगती है। उसी समय की ये बात कही गई है। तो आपको जब अपना व्याख्या करनी है तो आप जरूर बताएं कि ये जो बात है वो कब कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, क्यों कही गई है और किससे कही गई है। तो ये खुद मतलब लेखक ने अपनी तरफ से विचार प्रकट किए हैं निर्मला की स्थिति को देखते हुए। दूसरा है उनका उद्धार कैसे होगा, उस निरपराधी का मुख कैसे उज्जवल होगा, उन्हें मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने का यह दंड दिया जा रहा है। बेटा ये पैराग्राफ यदि आपने मेरी कहानी सुनी है तो ये मनसाराम अपने मन में सोच रहा है। जब उसको ये बात समझ में आ गई है ना कि मेरे पिता मुझ पर शक कर रहे हैं कि मेरी सौतेली माँ से अवैध संबंध है, तो ये अपने मन में सोच रहा है और प्लान कर रहा है कि कैसे मैं अपनी माँ को इस कलंक से बचाऊं, किस तरीके से मैं अपनी माँ और मेरे
ऊपर लगे हुए इस धब्बे को मिटाऊं, क्योंकि वो ये तय कर चुका है कि मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, लेकिन निर्मला जैसी देवी और जो सती देवी है उसके ऊपर कोई कलंक नहीं आना चाहिए। तो मनसा राम के ये स्वगत विचार हैं, वो अपने मन में सोच रहा है। तीसरा है, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाप कौन लगाए। यदि आपने मेरी कहानी सुनी है तो सूटते आपको समझ में आ जाएगा, ये सुधा है, सुधा कह रही है ये वाक्य, और ये कह रही है सुधा भुवन मोहन को ये वाक्य कह रही है, और तब कह रही है जब सुधा के सामने ये वाला राज खुल जाता है कि निर्मला ही वो लड़की है जिसकी शादी भुवन मोहन से तय हुई थी, और भुवन मोहन ही जो मेरे पति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्मला से विवाह तोड़ दिया था, और मजबूरी में आके कल्याणी को निर्मला का विवाह एक दुहाजू व्यक्ति से करना पड़ा था। तो वो ना अपने पति को खरी खोटी सुना रही है और कह रही है कि तो यदि ऐसे आदमी ना हो, मतलब जब भुवन मोहन ने कहा कि भाई उसने निर्मला ने वृद्ध व्यक्ति से विवाह करने के लिए राजी क्यों हुई, तब वो कह रही है कि यदि ऐसे ना हो तो इन कुंवारियों की पार कौन लगाए, क्योंकि तुम जैसे व्यक्ति तो दहेज मांगते हैं। उसके बाद है आपका, जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुखी नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। बेटा ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये बात उस समय कही गई है, प्रेमचंद ने उस समय कही है जब कृष्णा के विवाह पर निर्मला अपने मायके गई होती है और वहां से लौटने की बात होती है। मनसाराम मर चुका होता है, कृष्णा और निर्मला है, उसको ये डर लग रहा है कि जब मैं जाऊंगी तो सब लोग मुझे ताने मारेंगे कि मैंने ही मनसाराम को मार दिया है। तो इस तरीके से जो इसमें सौतेली माँ की विडंबना, उसकी विमाता की जो परिस्थितियां हैं वो इसमें बताइए कि किस तरीके से सौतेली माँ के प्रति समाज व्यवहार करता है, इसलिए निर्मला बहुत ही बेचैन है। आगे, ईश्वर ना करे लड़कों की सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर चूड़ी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपने दूसरा विवाह करे। ये कथन तोताराम का है, और तोताराम अपने मित्र नयन सुख से कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं ना कि तुमने तो शादी कर ली, बड़े मजे से तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे होगे, तब तोताराम अपने दिल की बात उसको कहता है कि नहीं, मैं शादी करके बहुत पछता रहा हूं, शादी करके मतलब एक विमाता को घर पे ले आया हूं जिससे मेरे परिवार में बहुत ज्यादा अव्यवस्था पैदा हो गई है। उसने उसे छाती से लगा लिया, गोद में लिए हुए अपने कमरे में आकर उसे चुमकारने लगी। ये भी उसी समय की है जब सिया राम को जो तोताराम है वो पिटाई लगा देता है और वो रोने लगता है। तब क्योंकि वो के मात्र 6 साल का बच्चा है तो निर्मला उसके रोने को सहन नहीं कर पाती और उसको चिपका के अपने पास ले आती है, और फिर जो भावना सियाराम के मन में उठ रही होगी उसको प्रेमचंद ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित, कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दिशा में बहुत दिन तक जी सके। ये निर्मला अपने मन में सोच रही है। जब निर्मला का पूरा जीवन गुजर जाता है दुख सहते सहते, और वो हर तरीके से पग पग पर फूक फूक के चली है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सौतेली माँ के लांछन लगाए जाते हैं कि उन्होंने बच्चे को ढंग से नहीं देखा। इवन देन तोताराम भी उन पर आरोप लगा के चले जाते हैं कि तुमसे विवाह करके मैं बहुत पछता रहा हूं, तुमने आकर मेरी जिंदगी को, मेरी गृहस्थी को उजाड़ दिया है। उस समय निर्मला यह तय कर लेती है कि अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। उस समय उसके मन में ये भाव आ रहे हैं, अरे ये क्या अनर्थ हुआ। मनसाराम जो चारपाई से हिल भी नहीं सकता था उठकर खड़ा हो गया। यदि आपको मालूम है तो ये जो दृश्य है वो हॉस्पिटल का है, जब मनसाराम हॉस्पिटल में एडमिट है और बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है। उस डॉक्टर कहते हैं इसको खून दिया जाएगा तो ये बच जाएगा। तो जो निर्मला है वो सारे लोक लाज और मर्यादाओं को तोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और हॉस्पिटल में जैसे ही वो निर्मला को देखता है मनसाराम अपने चारपाई से खड़े होकर और माँ के चरणों में गिर पड़ता है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से वो सती देवी पर लगा हुआ जो कलंक है कि उसका अपने पुत्र से ही अवैध संबंध है, इसको मिटा दे। हाँ मुझे क्या, मैं तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तब तो उसे दुख होता, मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख सको। ये निर्मला कह रही है। जब सियाराम बहुत ज्यादा से निर्मला से परेशान हो जाता है, निर्मला बार बार उसको बाजार में भेजती है, लाती है, और निर्मला के पास बहुत आर्थिक अभाव है, उस समय सियाराम को वो निर्मला ये वाली बात कह रही है कि मतलब तुमको मैं हमेशा विमाता सौतेली माँ ही दिखती हूँ, जबकि मैं तुम्हारा बहुत हित चाहती हूँ। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। ये बात कब की है, जब पंडित मोटेराम जी भुवन मोहन के पास निर्मला की माँ कल्याण की चिट्ठी लेके जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि पंडित जी को वो कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, पर पंडित जी भी बहुत पहुंचे हुए इंसान है। वो बाजार में जाते हैं और जो भालचंद्र हैं भुवन मोहन के पिता, उनका नाम लेके एक हलवाई के छक्कर मिठाई खाते हैं, और मिठाई खाकर आकर कहते हैं कि मैं तो भाई खाना वाना खाया, तुम्हारा नाम वहां लिखवाया हूं। तब जो भालचंद्र हैं वो अपनी पत्नी को ये वाली बात बता रहे होते हैं कि मोटेराम शास्त्री ने कितना 3 सेर मिठाई खा ली। ये वाली बात उन्होंने तब कही है। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। ये बात तब कही गई है जब निर्मला के गहने चोरी हो जाते हैं। जियाराम उनकी गहनों को चोरी करके चला जाता है, और निर्मला को जब ये मालूम पड़ता है तो उस पर ऐसा लगता है जैसे
बिजली गिर गई हो, क्योंकि उसको आभूषणों से बहुत प्यार है। और वो केवल आभूषणों से इसलिए प्यार नहीं करती कि वो सौंदर्य प्रसाधन है, वो आभूषणों से इसलिए प्यार करती है क्योंकि ये उसके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें कहा गया है। क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम निष्ठा की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक ना लगाया होगा। ये बात कौन है? मनसाराम सोच रहा है इस वाली बात को। जब मनसाराम को यह आभास हो जाता है कि उसके पिता उसको कलंकित कर रहे हैं, उस पर लांछन लगा रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं कि उसकी अपनी ही जो सौतेली मां निर्मला है उससे कोई अवैध संबंध है। अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसने अपने लिए कोर्ट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर मनवा लेता है। तो कोई ये बात सुधा कह रही है, किससे? भुवन मोहन से। कब कह रही है? जब सुधा को यह मालूम पड़ता है कि भुवन मोहन ही जो मेरे पति हैं वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्मला से नाता तोड़ दिया था दहेज के लिए। तो जब भुवन मोहन बचने की कोशिश करते हैं कि ये तो सब पिताजी का करा रहा है, तो वो कह रहे हैं युवाओं का कर्तव्य है। उस समय जब तुम अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए तो जिद कर लेते हो, कोट है, पैंट है, तो तुम इतनी बड़ी बात के लिए जिद क्यों नहीं कर सकते थे? तुम भी जिद करके उस कन्या को बचा सकते थे और जिद कर सकते थे कि मैं विवाह करूंगा तो निर्मला से ही करूंगा। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखा। अच्छा, तुम ही तब तक मेरे साथ त्रिया चरित्र खेल रही थी। बेटे ये बात है जब कृष्णा की शादी के लिए निर्मला अपने मायके जाती है और सुधा भी अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गई है। अब निर्मला को ये नहीं मालूम है कि ये शादी जो हो रही है वो भुवन मोहन के छोटे भाई से ही हो रही है। भुवन मोहन ही सुधा के पति हैं। तब ये जब बारात आती है और जब वो बार बार पूछती है घोड़े पे बैठे हैं वो कौन है, जब ये मालूम होता है कि घोड़े पे जो बैठे हैं वो डॉक्टर साहब हैं और वही दूल्हे के बड़े बेटे हैं, भाई हैं, जिन्होंने निर्मला के साथ संबंध तोड़ दिया था। तो ये बात सुधा को पहले से मालूम है, पर सुधा अपनी तारीफ में कुछ कहना नहीं चाहती। और जब निर्मला को ये बात मालूम पड़ती है तो वो सुधा को एक मीठा मीठा उल्हाना दे रही है। जहां आटो पैर कचहरी सी लगी रहती थी वहां खाक उड़ती है। जहां आटो पैर कचहरी सी लगी रहती थी, ये बात कही गई है उदय भानु के घर की बात है। जब निर्मला की शादी की तैयारियां हो रही हैं तो आप ये देखिए, निर्मला की शादी की तैयारी हो रही है तो उदय भानु के जितने भी रिश्तेदार हैं, 20 रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे रिश्तेदार उदय भानु के घर पे इकट्ठे हो गए हैं, सब तैयारों में जुट गए हैं। लेकिन जब उदय भानु की हत्या हो जाती है और अब उनको लगता है कि अब तो कोई यहाँ कमाने वाला नहीं है, कोई यहाँ पैसा वगैरह मिलेगा नहीं, हमें कोई आशा नहीं रही है, तो सारे के सारे रिश्तेदार विदा हो जाते हैं। उस समय ये वाली बात कही गई है कि जहां उदय भानु के घर में आटो पैर कचहरी सी लगी रहती थी, अर्थात बहुत सारे लोग रहते थे, वहीं अब खाक उड़ रही थी, क्योंकि उदय भानु के हत्या के साथ ही सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो सब चले गए थे। और उदय भानु के रहते रहते तो वो सारे रिश्तेदार दावा करते थे कि हम ना पानी की जगह खून बहा देंगे, क्योंकि उनको उदय भानु से कुछ पैसा मिलने की उम्मीद होती थी। उदय भानु वैसे भी खर्चीले व्यक्ति हैं, तो उनको पैसा मिलने की उम्मीद होती थी, इसलिए वो बड़ी शेखी मारते थे। लेकिन उदय भानु जाने के बाद उनकी जो आशाएं वो समाप्त हो गई, इसलिए वो उदय भानु की हत्या होते ही वहां से सरपट भाग गए। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको ये मैंने आपको क्यों बताई है पता है? आपको ये जो मेरी कहानी सुन लेंगे और ये जो उदाहरण है इनको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ निर्मला उपन्यास और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी व्याख्या आ जाएगी उसको आप कर पाएंगे और कोई भी प्रश्न आ जाएगा उसको आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैं मानती हूँ बेटा कि मैं इन वीडियोस को बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ और मैं मेरे मन मुताबिक इनका स्तर नहीं है, जो स्तर मैं इन वीडियोस का रखना चाहती थी वो नहीं है। लेकिन मेरा एक नियम है कि भागते भूत की लंगोटी बढ़िया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे मुझे टाइम मिला और मुझे अंदाजा हुआ कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और जैसे मुझे टाइम मिला मैंने तुरंत आप लोगों को संकेत देना उचित समझा। मेरा फर्ज था ये कि मैं आपको संकेत दूं कि आपको कौन कौन से वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से, कौन कौन से प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करके जाने चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बनाई है। हो सकता है इनकी क्वालिटी बेकार हो सकता है कि इनमें आपको थोड़ा सा उतना सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन ये पक्की बात है बेटा कि आप यदि इन प्रश्नों को ढंग से लर्न कर जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने, ये आपका फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में आप हिंदी साहित्य में एक अच्छे अंकों के साथ पास हो जाए। क्योंकि बेटा चाहे कितनी भी अपन बातें कर लें इधर उधर की, पर ये सत्य है कि समाज में नौकरी के समय हर जगह आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो आपके नंबरों से ही आकी जाती है। परसेंटेज की वाकई बहुत वैल्यू है। परसेंटेज एक तरीके से गेट है। परसेंटेज के आधार पे आप कहीं प्रवेश करते हैं, मतलब आप में अंदर बहुत बुद्धि है
लेकिन आपके नंबर कम है तो कम से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और यदि आप में के नंबर बहुत अच्छे हैं और फिर आपको यदि एंट्री मिल जाती है तो वहां जाकर आप अपनी लियाकत, आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बता सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लें, जिससे आप एक अच्छे अंक प्राप्त करके और एग्जामिनेशन में पास हो सकेंगे। तो मुझे आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जब पेपर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर आपका पेपर कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यदि मेरी बात पसंद आई है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।